अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने होटल बॉय को ये भी ताकीद कर दी कि वो इस बारे में होटल में किसी से बात न करे। वो सीने पर हाथ रख कर बोला, साहब कामयाब जासूस तो वही होता है जो अपना राज कभी किसी को न बताया। मैं जाता हूँ साहब। वो गया तो मैंने सिगरेट सुल गया और कमरे में टहलते हुए सोचने लगा, मुमकिन है इस शौकिया जासूस लड़के की वजह से भारत के किसी खुफिया एटमी प्रोग्राम का राज मेरे हाथ लग जाए। मैंने मुंह हाथ धोया और टीवी ऑन कर दिया। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर सैलाब की सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा था। इन इतलात के मुताबिक अभी तक दिल्ली की तरफ रेलवे ट्रेनों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद थी। मुझे अब कोई जल्दी नहीं थी। मैं जब तक इस इसराइली के अटैची केस के कागजात को नहीं देख लेता वहाँ से टल नहीं सकता था। काउंटर पर से मिस शीला का फ़ोन आ गया। कहने लगी, सॉरी सर, आपकी ट्रेन ख़त्म हो गई है। अगर आप होटल में मज़ीद ठहरना चाहते हैं तो हमें आकर बता दें। यह बहुत ज़रूरी था। मैं फ़ौरन होटल की पुरानी किस्म की छोटी सी लॉबी में आ गया। मिस शीला मेरी तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैंने उसे बताया कि मुझे दिल्ली जाना था, मगर दिल्ली कोई ट्रेन नहीं जा रही है, इसलिए मजबूरन मुझे होटल में मज़ीद रुकना पड़ेगा। मिस शीला रजिस्टर खोलकर कहने लगी, आप कितनी देर और रुकना चाहते हैं? मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर उसे दिया और कहा, 2 दिन तो ज़रूर ठहरूंगा। मिस शीला ने मेरे हिसाब में रकम जमा कर दिया। मैंने ख़ास तौर पर देखा कि खुफिया पुलिस वाला आदमी वहाँ नहीं था। मैंने उससे पूछा, यहाँ जो आदमी तुम्हारा पहरा देता था वो नज़र नहीं आ रहा? मिस शीला ने हंसकर कहा, वो तो सारे होटल का गार्ड है, दोपहर को कहीं आएगा। एक और आदमी काउंटर पर आ गया। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि बरामदे के आखिरी कमरे में से मैंने एक गोरे आदमी को बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे को ताला लगाते देखा। यकीनन इसराइली फौजी मुशीर था, जिसको होटल वाला लड़का अंग्रेज समझ रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट किया कि उसके हाथ में अटैची केस नहीं था। वो बड़े आला किस्म के हल्के ब्लू रंग सूट में मलबूस था। मैं अपने ध्यान में चलता गया। वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने आंखों के किनारों से उसका जायजा लिया। उसका रंग इतना गोरा नहीं था। ये इसराइली यरूशलेम ही का रहने वाला था, यानी इसको यरूशलेम में रहते हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका रंग थोड़ा सा हल्का पड़ गया था। उसकी भूरे रंग की छोटी छोटी मूछें भी थीं। उम्र 40 साल से कुछ ऊपर लग रही थी। मेरा कमरा उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बेचैनी से टहलने लगा। दिल में यही दुआ कर रहा था कि होटल बॉय को इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। खुदा करे उसे मालूम हो गया हो कि अंग्रेज़ जासूस अपने कमरे से जा चुका है। मेरा दिल चाहा कि मैं महमूद को तलाश करके उसे ये खुशखबरी सुना दूँ, मगर मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैंने ऐसा किया भी नहीं। बस सब्र से अपने कमरे में ही रहा। मेरे लिए ये वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक बार फिर दरवाज़ा खोलकर बरामदे में झांक कर देखा। बरामदा खाली था। मैं वापस पलंग पर दराज हो गया। मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। मेरा ख्याल था कि कमरे की सफाई करने वाला कोई आदमी होगा। दरवाज़ा खुला तो होटल बॉय महमूद अंदर दाखिल हुआ। उसका सांस फूल रहा था। मैं जल्दी से उठकर उसके पास आ गया। उसने एक तरबियत याफ्ता जासूस की तरह फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और कमीज़ के अंदर हाथ डालकर कागज़ों का एक रोल निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। सांस ठीक करते हुए कहने लगा, साहब, अंग्रेज़ जासूस अटैची के साथ नहीं ले गया था। बड़ा अच्छा हुआ। मैंने ख़ास तौर से अटैची केस फ़ौरन खोल लिया था। अंदर जितने कागज़ थे मैं ले आया हूँ। साहब, आप इसे देख लें। अंग्रेज़ जासूस स्टेशन पर गया है। मैंने पता कर लिया था। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। और वो चला गया। मैंने दरवाजे की चटकनी लगा लिया और सोफ़ा सेट के दरमियान जो काफ़ी टेबल लगी हुई थी उस पर कागज़ों के रोल खोल दिए। ये 7-8 कागज़ थे। इनमें कुछ नीले रंग के थे जो किसी प्रोजेक्ट के ब्लू प्रिंट लगते थे। बाकी कागज़ मोटे थे। मैंने उन्हें गौर से देखना शुरू किया। सफ़ेद कागज़ों पर नीली सुर्ख स्याही से अंग्रेज़ी और किसी दूसरी ज़बान में, जो बाद में पता चला कि इब्रानी ज़बान थी, कुछ और लफ्ज़ मोटे से लिखे थे। दरमियान में छोटे और बड़े रगटों के खाके बने गए थे। मुझे और तो कुछ न सूझा।
जल्दी से होटल के कमरे में होटल वालों की रखी हुई पेंसिल और स्लिपों वाली कापी उठाया और उन कागज़ों की जल्दी जल्दी में नकल तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने 7-8 मिनट के अंदर अंदर सफ़ेद कागज़ों पर लिखे हुए सारे फार्मूले और रकटों के खाके और उसके दाएं बाएं लिखे हुए अल्फाज और डिग्रियों के हरूफ सब कुछ स्लिपों पर लिख लिया। इसके बाद ब्लू प्रिंट का जायजा लिया जो किसी पतले कागज़ पर आड़ी तिरछी सफ़ेद लकीरों में मुरब्बा मकब और मुस्ततील में बने हुए थे। ये किसी प्रोजेक्ट का नक्शा था। मैंने उनमें से 3-4 खाकों की नकल उतार लिया और नीचे जो जाविये लिखे हुए थे वो भी नकल कर लिया। इस काम में मुझे 15-20 मिनट लग गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सारे कागज़ों को समेट कर उनका एक रोल मेज़ के नीचे छुपा दिया। उठकर दरवाज़ा खोला तो होटल बॉय महमूद अंदर आ गया। वो घबराया हुआ था। मैं समझा कि इसराइली वापस अपने कमरे में आ चुका हो गया। मैंने पूछा, क्या वो वापस आ गया है महमूद? नहीं साहब, वो वापस तो नहीं आया, मगर किसी भी वक्त वापस आ सकता है। आपने कागजात को देख लिया है क्या? मैं मेज़ के नीचे से कागज़ों का रोल निकाल कर उसके हवाले करते हुए बेनियादी से बोला, यार इन कागज़ों में तो खुदा जाने क्या बक बक लिखी हुई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया कि ये अंग्रेज़ जासूस नहीं कोई इंजीनियर है, उनमें किसी जगह खाका भी है। उसने जल्दी जल्दी कागज़ों का रोल कमीज़ के अंदर छुपा लिया और बोला, साहब मैं जाता हूँ। अंग्रेज़ जासूस को पता चल गया कि उसके कागज़ चोरी हुए हैं तो होटल वाले मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं उसके कमरे में सर्विस करता हूँ। महमूद फ़ौरन चला गया। उसके जाने के बाद मैं उन कागजात को निकाल कर एक बार फिर गौर से देखने लगा जिन पर मैंने इसराइली कागजात की नकल उतारी थी। ये 4-5 स्लिप्स बन गई जिनकी दोनों जानब लिखा हुआ था। मैंने उन्हें पलंग के गदेले के नीचे छुपा दिया और खुद बाजार चला गया। मेरे पास अभी रिजवाना के दिए रुपए में से कुछ रुपए थे। मैं अपने लिए कपड़ों का नया जोड़ा भी खरीदना चाहता था, लेकिन यह सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया कि दिल्ली जाकर नए कपड़े बनवाऊंगा। उस ज़माने में अभी पॉलीथीन के थैले वगैरह नहीं चले थे, लेकिन मोम जमा बाजार से मिल जाता था। मैंने पतली और पक्की नीली पेंसिल खरीदी। मोम जामे का एक रुमाल साइज का टुकड़ा खरीदा। फिर एक मोटा कागज़ लिया जिसकी लकीरें पक्की होती हैं। होटल में वापस आकर मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और मेज़ पर कागज़ रखकर नीली पेंसिल से रकटों की हूबहू तस्वीरें, फार्मूले, उनके जाविये और किसी इमारत का जो खाका बना हुआ था सारे का सारा बारीक बारीक करके इस तरह उतार लिया कि सब कुछ एक बालिश से भर के कागज़ पर आ गया। इसके बाद मैंने उसे तय करके बिल्कुल तावीज़ की तरह का बनाया और उसके ऊपर मोम जामे के टुकड़े को काट कर अच्छी तरह से चढ़ा दिया। वो बिल्कुल तावीज़ लग रहा था। मेरे बूटों के तस्मे लंबे लंबे थे। मैंने एक तस्मे को निकाल कर उस तवीज़ुनुमा दस्तावेज़ को उसमें परोया और उसे अपने एक बाजू पर बांध लिया। यह सारा इंतज़ाम मैंने सिर्फ इस ख्याल के पेश नज़र किया था कि अभी मेरे सामने खतरा से पूरा एक लंबा सफ़र था और कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इस दौरान किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ जाए। मैंने दूसरे बूट का तस्मा निकाल कर उसके 2 हिस्से किए और दोनों जूतों में डाल लिए। होटल के कागज़ जिन स्लिपों में से मैंने नकल की थी उनको फाड़कर मैंने बाथरूम में ले जाकर जला दिया। अब ये दस्तावेज़ मेरे पास महफूज हो गई थी। दोपहर तक मैं अपने कमरे में ही रहा। दोपहर को होटल बॉय आ गया। बहुत खुश था। कहने लगा, साहब मैंने ऐसी होशियारी से सारे कागज़ अटैची केस में रखकर अटैची केस को लॉक किया है कि अंग्रेज़ जासूस का उस्ताद जासूस भी अगर आ जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा। मैंने होटल बॉय को शाबाश दिया। महमूद, तुम बाकी बड़े अक्लमंद हो, तुम बड़े होकर बहुत मशहूर जासूस बनोगे। वो बोला, साहब मैं होटल की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाकर जासूस बना दें, आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, महमूद मैं अभी तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली पहुंचकर तुम्हें ज़रूर बुला लूँगा, तुम मुझे अपना पता दे देना। वो हाथों को नचाता हुआ बोला, साहब अपना पता क्या होगा, बस अलेक्जेंड्रिया होटल पहुंचकर बिल्ले मियाँ का पूछ लेना, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। साहब खाने में क्या लाऊं? दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटा आराम किया। उठा तो रेलवे स्टेशन को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि अभी तक दिल्ली की जानब रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। मैं अब जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था ताकि मैंने इसराइली फ़ौजी माहिर के जिन कागजात की नकल उतारी है वो दिल्ली में अपने मास्टर सिपाही गुल खान को जाकर दिखाऊं
اور मालूम करूं कि किस किस्म के रकटों के नक्शे हैं और इनकी तैयारी के सिलसिले में इंडिया की हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है और पेशतर इसके कि ये तैयार हों, इनको किस तरह तबाह किया जा सकता है। मगर दरियाओं के सैलाब ने मुझे रोक रखा था। बांडा से दिल्ली की जानब कोई लॉरी नहीं चल रही थी। मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा सफ़र तय करके दिल्ली पहुंच सकता था। मैंने सोचा कि बांडा से नीचे जबलपुर या नागपुर चला जाता हूँ, वहाँ से किसी तरफ निकल जाऊँगा और कलकत्ते से दिल्ली वाली कोई ट्रेन पकड़ लूँगा। मगर यह बड़ा लंबा सफ़र था। खबर नहीं थी कि उस तरफ भी दरिया चढ़े हुए हों और ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल हो चुकी हो। आखिर यही फैसला किया कि एक दो रोज़ यहीं बांडा के होटल में ही पड़ा रहता हूँ, इसके बाद कोई फैसला करूँगा। मिस शीला की ड्यूटी दिन के वक्त काउंटर पर ही थी, मगर आज कोई फ़ोन नहीं आया था। ड्यूटी के वक्त वो बड़ी मोहतात रहती थी। मैं उससे उस बशिंदे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था कि ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा ख्याल था कि उसे कुछ न कुछ ज़रूर मालूम होगा। सपेर को मिस शीला ने फ़ोन किया। कहने लगी, सर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। मैंने कहा, शुक्रिया, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम वक्त निकाल कर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? उसने तंजन कहा, क्या आपकी बीवी ने आपको फ़ोन नहीं किया? मालूम हो रहा था कि उस वक्त वो काउंटर पर बिल्कुल अकेली है। मैंने कहा, शीला जी, आपकी जगह और कोई औरत नहीं ले सकती। मैं जानबूझकर उसकी खुशामद कर रहा था क्योंकि अब मुझे उससे मतलब था। शीला ने कहा, इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर हूँ, रात को आऊँगी। ओके बाय। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं इस ख्याल से कमरा लॉक करके निकल आया कि स्टेशन पर जाकर खुद सूरत हाल मालूम करता हूँ। चाबी देने में मैं शीला के पास काउंटर पर गया तो उसने कुछ शर्मा कर मेरी तरफ गर्दन एक तरफ करके देखा और कमर्शियल अंदाज में पूछा, सर कितनी देर तक आ जाएंगे? मैंने आहिस्ता से कहा, रात होने से पहले आ जाऊंगा। उसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ चाबी लेकर पीछे लकड़ी के बने हुए बोर्ड पर लटका दिया। मैंने रक्षा पकड़ा और स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर मुसाफिर अपने साजो सामान के साथ डेरे डाले पड़े थे। सिर्फ जनूब की तरफ गाड़ियां आ जा रही थीं। स्टेशन से जाकर मैं कुछ देर इधर उधर फिरता रहा। बांडा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी। एक जगह गुरुद्वारे की इमारत भी नजर आई। एक चौक में सामने सिनेमा हाउस में कोई अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। मैंने सोचा कि चलो फिल्म ही देखते हैं, कुछ वक्त इस तरह कट जाएगा। टिकट लेकर मैं गैलरी में आकर बैठ गया। फिल्म पहले से चल रही थी। ये कोई काउबॉयज की वेस्टर्न थी। बस बैठा देखता और सोचता रहा कि मेरा आइंदा कमांडो मिशन क्या होना चाहिए। इसराइली बशिंदे के खुफिया रकटों वाले कागजात ने न सिर्फ मेरे जज्बात को मुश्तइल कर दिया था, बल्कि मुझे मेरे कमांडो मिशन की एक और सिमत दिखा दी थी। इसका मतलब था कि इंडिया की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एटमी सत्ता पर जंगी तैयारियां शुरू कर रही थी। अगर दूरमर रॉकेट और मिसाइल भारत की हुकूमत तैयार कर सकती थी तो उसके साथ डिवाइस लगाकर उसे एटमी रॉकेट और एटमी मिसाइल में भी तब्दील कर सकती थी। और जाहिर है ये सारी जंगी तैयारियां और हलाकत खेज असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। इंडिया इस किस्म का असला अपने दूसरे हमसाय चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैंने उसी वक्त अहद कर लिया कि अपने वतन पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर भारत के इन जरहाना अज़ैम को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये रॉकेट वगैरह कागजी तैयारियों के इब्तदाई मरलों में थे और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका की मदद से इसराइली साइंसदानों का ताउन हासिल किया हुआ था। इसका मतलब था कि अब इसराइल इंडिया को पाकिस्तान और कश्मीर के मुजाहिदीन के खिलाफ न सिर्फ असला गोला बारूद दे रहा था, बल्कि इंडिया को एटमी ताकत और एटमी सलाहियतें भी मुहैया कर रहा था। मेरा जहन ऐसे ही ख्यालों में उलझा रहा और फिल्म ख़त्म हो गई। मालूम हुआ कि जब मैं टिकट लेकर सिनेमा हॉल में दाखिल हुआ था तो इंट्रोल हो चुका था। भारत के कई शहरों में मैंने देखा था कि वहाँ इंट्रोल तक टिकट फ़रोख्त होते रहते थे। मैं होटल में वापस आ गया। उस वक्त रात के 9:15 बज चुके थे। लॉबी के काउंटर पर मिस शीला की जगह कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मैंने चाबी ली और अपने कमरे में आ गया। मुझे महमूद ने आता देख लिया था। थोड़ा वक्फा डालकर वो मेरे कमरे में आया और सुराग रसानों की तरह मेरे करीब आकर ऐसा से कहने लगा, साहब आज उस अंग्रेज से मिलने एक मैम भी आई थी। दोनों बड़ी देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। उन्होंने विस्की भी मंगवाई थी। सर मुझे तो ये कोई पुरस्कार जासूस लगता है।
मैंने उसे हंसकर टालते हुए कहा, नहीं महमूद है, मैंने उसके सारे कागज अच्छी तरह से देखे हैं। वो कोई सिविल इंजीनियर है जो सड़कें या पुल वगैरह बनाते हैं। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या ले आई हो? मुझे बड़ी भूख लगी है। महमूद सुरागरसा से एकदम होटल बॉय बन गया और उसने खड़े खड़े होटल में जितने खाने पके थे सारे के सारे दोहरा दिए। मैंने कहा, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए चिकन कढ़ी और खुशका ले आओ। और मीठे में क्या लाऊं सर? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम काफ़ी ले आना बाद में। यस सर। और होटल बॉय सलाम करके चला गया। खाना मैंने अकेले ही खाया और काफ़ी भी अकेले ही बैठ कर पिया। मुझे मिस शीला का इंतज़ार था। मैं उससे इसराइली बशिंदे के बारे में पूछना चाहता था कि ये जाज शरीफ कौन है और कहाँ से आया है। मैं कुछ देर सोफे पर बैठा सिगरेट पीता और टेलीविज़न पर लोकल खबरें सुनता रहा। बाद में टेलीविज़न पर दरियों और ट्रेनों की सूरत हाल बताई गई जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैंने टेलीविज़न बंद किया और पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। कोई 11:15 के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यह मिस शीला की दस्तक थी। उठकर दरवाज़ा खोला। मिस शीला की रेशमी साड़ी में से खुशबू की लपेटें उठ रही थीं। मैं आगे से हट गया। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैंने सोचा कहीं कुमार जी सो न गए हों। मैंने दरवाजे को चटखनी लगाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें आना हो और मैं सो जाऊं? वो सोफे पर बैठ गई थी। इस दौरान उसने अपने पर्स में से स्कॉच विस्की का एक क्वार्टर निकाल लिया था। कहने लगी, आज मैं इसलिए थोड़ी सी विस्की लाई हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी तुम भी पियोगे। मैंने कहा, नहीं शीला, मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कभी नहीं पिया, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मिस शीला ने विस्की की छोटी बोतल मेज पर रखते हुए कहा, मैं तबीयत खराब नहीं होने दूंगी। वो उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ गई। वहाँ से शीशे के 2 गिलास उठाकर मेज पर रखे। फिर बाथरूम में जाकर शीशे के जग में पानी डालकर ले आई। बस थोड़ा सा सिंगल पैक बनूंगी तुम्हारे लिए, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। तुम कोई वैष्णव थोड़े हो, और आजकल तो वैष्णव भी खूब पीते हैं। मैं उलझन में पड़ गया था, समझ में नहीं आता था कि इनकार कैसे करूं। मैं किसी ज़माने में पिया करता था, लेकिन वाले साहब की वफ़ात के बाद और उनकी वसीयत पर अमल करते हुए जब मैं अपनी शहीद बहन कलसूम की जाए शहादत पर फातह खानी करने और जिहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके चला था, तो मैंने इस किस्म की तमाम खराफात से तौबा कर ली थी। लेकिन यहाँ ये मुश्किल आन पड़ी थी कि मुझे मिस शीला से बहुत कुछ पूछना भी था। मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो हो सकता है उसका मूड ऑफ हो जाए और वो एक गिलास चढ़ाने के बाद चली जाए और मुझसे किसी बारे में कोई बात ना करे। इस असना में वो मेरे गिलास में थोड़ी सी स्कॉच विस्की डाल चुकी थी। उसने प्यार से मेरा आधा गिलास भर दिया, फिर अपना डबल पैक बनाया और मेरा गिलास मेरी तरफ बढ़ाकर अपना गिलास अपने हाथ में उठाकर बोली, चेयर्स। मैंने भी अपना गिलास सिर्फ होठों से लगाया। मिस शीला घटाघट 3-4 घूंट पी गया। उसने पर्स में से सिगरेटों की डब्बी निकाली, एक सिगरेट सुलगा कर मुझे दिया, एक सिगरेट अपने होठों से लगाकर बोली, कुमार जी तुमको सोशल होना चाहिए। हमारी दोस्ती को 1-2 दिन ही गुजरे हैं, पर सच कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैंने दिल में कहा, जल्दी से शराब का गिलास खाली करो, तुम्हारी मत मरी जाए। और इसराइली बशिंदे के बारे में जो बातें तुमने मुझे नहीं बताई वो भी बता दो। मिस शीला ने अपना गिलास ख़त्म कर लिया था। मेरे गिलास में शराब वैसे ही पड़ी थी। पहला डबल पैक चढ़ाने के बाद शीला की अकल और उसके शऊर का दिफाई मोर्चा तबाह हो गया था। मैंने बातों ही बातों में उससे इसराइली बशिंदे के बारे में पूछा कि ये अंग्रेज़ कौन है और कहाँ से आया है। मिस शीला ने अपना पैक बनाते हुए कहा, ये अंग्रेज़ कहाँ है, ये तो यहूदी है। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है ये अपने कारोबार के सिलसिले में बांड आया होगा। यहूदी कारोबारी लोग होते हैं। मिस शीला ने दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट निकलने के बाद सिगरेट का कश लिया और बोली, बांडा में इसका कोई कारोबार वगैरह नहीं है, तो फिर यह टूरिस्ट होगा, इंडिया की सियाहत करने आया होगा। मैंने जानबूझकर कहा। मैं शीला के सामने वाले सोफे पर बैठा था। हमारे दरमियान छोटी सी काफ़ी टेबल थी। वो टेबल पर मेरी तरफ झुककर राजदारी के अंदाज में कहने लगी, कुमार जी तुम कुछ नहीं जानते, तुम इंडियन होकर भी नहीं जानते कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारी डिफेंस के लिए क्या कुछ कर रही है। मैंने भोलेपन से कहा, हाँ शीला जी सचमुच मैं नहीं जानता।
आप जानती हैं, मिस शीला ने सिगरेट की राकेश ट्रे की बजाय मेज पर झड़ते हुए कहा, हमारी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए काम शुरू कर रखा है। हम एटम बम और एटमी रॉकेट एटमी मिसाइल बनाना चाहते हैं। हमने इस टारगेट को हासिल करने के लिए दोस्त मुल्क इसराइल की मदद हासिल की हुई है। इसराइल को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसे अमेरिका का न्यूक्लियर ताउन हासिल है। अमेरिका की मदद से इसराइल बहुत जल्द एटमी ताकत हासिल करने वाला है। मैं बीच में हाँ हूँ गुड वेरी गुड कहकर शीला को शेर देता जा रहा था। वो कह रही थी, इसलिए इसराइली फौजी मुशीर हमारे यहाँ आते रहते हैं, फौजी माहरीन भी आते रहते हैं। ये जो इसराइली हमारे होटल में आकर ठहरा है, ये भी इसराइल इंडिया पैकेट के तहत इंडिया में मुकीम है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, मगर मिस शीला, एटम बम और एटमी रॉकेट बनाने पर तो अरबों रुपए खर्च होते हैं। इतने रुपए हमारी भारतीय हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे? मिस शीला ने बाजू पर उठाते हुए कहा, भगवान देगा। लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान है। हमें अमेरिका से भी मदद मिल रही है। कुमार जी, हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने की खातिर एक वक्त का भोजन भी छोड़ सकते हैं।